चीन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर बारीकी से नजर रख रहा है। इसका कारण यह है कि चीन अपनी सैन्य शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। उसका सैन्य बजट हर साल बढ़ रहा है। वह बहुत सारे हथियार खरीद रहा है और लाखों सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का लक्ष्य एक दिन अमेरिका पर कब्जा करना है, इसलिए भारत पाकिस्तान युद्ध उनके लिए विशेष रुचि का विषय है। यह पहली बार है जब चीनी उपकरणों का युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ लोग चीन की सेना की वजह से उसे कागजी शेर कहते हैं। हालांकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन में सीसीपी की रक्षा कर सकती है, लेकिन वह विदेश में युद्ध के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण है कि पीएलए के पास युद्ध का अनुभव नहीं है। उसका अंतिम युद्ध 1979 में वियतनाम पर हमला था, जो अत्यंत निराशाजनक रहा। हाल में उन्होंने केवल संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के हिस्से के रूप में ही युद्ध किया है। एक संयुक्त राष्ट्र मिशन भयानक आपदा में समाप्त हुआ, जिसमें 2 चीनी सैनिक मारे गए। चीन की वैश्विक शक्ति प्रदर्शन की समस्याओं को समझने के लिए इस घटना पर नजर डालना लाभकारी होगा। इस घटना ने विश्व को दिखा दिया कि चीनी सेना कितनी निर्बल है। सीसीपी बॉट्स को यह वीडियो पसंद नहीं आएगा और वे इसकी पहुंच को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से हमला करेंगे। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर बॉट्स से लड़ने में मदद कर सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। धन्यवाद। 2015 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र अभियानों का समर्थन करने के लिए सैनिक भेजने का फैसला किया। कई सालों बाद जब उसने 1990 में संयुक्त राष्ट्र सैनिक पर्यवेक्षण संगठन में शामिल हुआ था। उन्होंने कुल 700 चीनी सैनिक और कमांडर भेजे, जिससे पहला चीनी संयुक्त राष्ट्र इन्फेंट्री बटालियन बना। यह बटालियन दक्षिण सूडान गणराज्य की राजधानी जुबा भेजी गई। यह विश्व का नवीनतम देश है जो 2011 में सूडान से स्वतंत्र हुआ, लेकिन 2013 में देश के गठन के सिर्फ 2 साल बाद दक्षिण सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया। राष्ट्रपति साल्वा कीर ने उपराष्ट्रपति रीक माचर पर सरकार पर कब्जा करने की इच्छा रखने का आरोप लगाया, जो कई पक्षों वाले थकाऊ गृह युद्ध और भीषण जातीय हिंसा की शुरुआत था। 4 लाख युद्ध से जुड़ी मौतों, 15 लाख शरणार्थियों और देश के भीतर 20 लाख विस्थापितों के साथ यह संघर्ष आखिरकार 2020 में खत्म हुआ। अगस्त 2015 में जब दोनों पक्षों ने युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई, उम्मीद की किरण दिखी। इसकी सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण सूडान मिशन यानी UNMIS के शांति रक्षकों द्वारा की जाएगी। जुबा में चीनी शांति रक्षकों को उस समय 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सहायता करनी थी। चीनी शांति रक्षकों के अलावा भारत, इथियोपिया, रवांडा और अन्य देशों ने भी बड़ी संख्या में सैनिक भेजे थे। दक्षिण सूडान में 61 देशों के 12,500 सैनिक थे, जिनमें से कुछ हजार केवल राजधानी में तैनात थे। चीनी सैनिक राजधानी के पश्चिमी बाहरी इलाके में तैनात थे। इसमें संयुक्त राष्ट्र हाउस और 2 शरणार्थी शिविर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन साइट 1 और 3 शामिल थे। जुबा हवाई अड्डे के पास उत्तर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र का एक और बाहरी इलाका था, जहां अन्य देशों के सैनिक तैनात थे। हवाई अड्डे के पास का बाहरी इलाका एक लॉजिस्टिक्स हब था, जहां सर्जिकल उपकरणों से लैस एक स्तर 2 का अस्पताल था। यह इलाका शहर के केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय दूतावासों के करीब था, लेकिन जुबा में शांति स्थापना अभियान विफल होने वाला था। जब संयुक्त राष्ट्र की इकाइयां शहर में थीं, तो संघर्ष के दोनों पक्ष चिंतित हो गए। शांति समझौते का उल्लंघन करते हुए दोनों पक्षों के सैनिक राजधानी के पास या उसके अंदर अपने ठिकाने बनाने लगे। विद्रोही बलों ने राजधानी में 1400 सैनिक भेज दिए, जहां सरकारी बल पहले से ही तैनात थे। कुल मिलाकर शहर के अंदर या आसपास 10 सूडानी सैन्य शिविर थे। 3 जुलाई को उपराष्ट्रपति के वफादार एक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई, जो गलत था। 7 जुलाई को एक लड़ाई छिड़ी, जिसमें राष्ट्रपति के 5 वफादार सैनिक मारे गए। उसी पल से हालात बिगड़ने लगे। अगले दिन किर और माचर हिंसा को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वे एक दूसरे से राष्ट्रपति भवन में मिलने के लिए आए। उपराष्ट्रपति के अंगरक्षकों और राष्ट्रपति बटालियन के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोलीबारी हुई। जुबा में दोनों पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया। अंततः सरकारी सेना ने शहर के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक किनारे पर रहे और अभी तक उनके ठिकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 10 जुलाई को राष्ट्रपति कीर ने माचर की हत्या का आदेश दिया। सरकारी बलों ने टैंकों, तोपों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करते हुए शहर में युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर उत्पात मचाया। कई दिनों तक सरकारी बलों को शहर में लूटपाट और सैकड़ों नागरिकों की हत्या सहित अनेक युद्ध अपराध करने की पूरी छूट थी। इन सब के बावजूद
शांति रक्षक हिंसा को रोकने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने से इनकार करते रहे और बदतर यह था कि नागरिक स्थलों की सुरक्षा भी असुरक्षित थी। हजारों नागरिकों ने सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र स्थलों का रुख किया, जिससे वहां भीड़ और बढ़ गई। संयुक्त राष्ट्र के शिविर मशीन गनों और तोपों की गोलाबारी के बीच फंस गए, जबकि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। उनके पास बस कुछ कांटेदार तार, लोहे के गेट और लकड़ी की कुछ चौकियां थीं। वहां कोई उन्नत बम शेल्टर या मजबूत कंक्रीट की दीवारें नहीं थीं। परिस्थिति की गंभीरता के कारण चीनी सैनिक घेरे के बाहरी क्षेत्र से हटकर केंद्र की ओर पीछे हट गए, जिससे कई नागरिक और मानवीय सहायता कार्यकर्ता असुरक्षित हो गए। 10 जुलाई को एक बम विस्फोट में एक बख्तरबंद वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 चीनी शांति रक्षक मारे गए और 8 घायल हुए। घेरे में केवल एक लेवल 1 क्लिनिक था, बिना उन्नत मेडिकल उपकरणों के। इससे चीनी शांति रक्षक युद्ध में आई चोटों का प्रभावी इलाज संभव नहीं हुआ। शहर की हिंसा के चलते वे हवाई अड्डे के अस्पताल भी नहीं जा पाए। हमले में दूसरे चीनी शांति रक्षक को चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण बचाया नहीं जा सका और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सूडानी सैनिकों ने शांति मिशन के बिखराव के दौरान शरणार्थी शिविरों में तबाही मचाते हुए संयुक्त राष्ट्र की $30 मिलियन की आपूर्ति लूट ली, जिसमें 2 लाख लोगों को 1 महीने तक खिलाने लायक खाना भी शामिल था। शरणार्थियों के साथ ऐसी भयानक घटनाएं हुईं जो YouTube पर दिखाना संभव नहीं है। चीनी शांति मिशन ने शिविर के केंद्र में 9000 नागरिकों को शरण देने में सफलता पाई, इसलिए यह पूरी तरह असफल नहीं रहा। 300 से अधिक नागरिकों की मौतें हुईं, जिनमें 20 शरणार्थी शिविर में थीं। शिविरों के बाहर मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, जिससे चीन के प्रदर्शन की आलोचना हुई। इसमें अमेरिकन सेंटर फॉर सिविलियंस इन कॉन्फ्लिक्ट भी शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया कि चीनी शांति रक्षक अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं और कहा कि अधिकांश हिंसा को रोका जा सकता था। कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने शांति रक्षकों को एक बड़ा घेरा बनाने और दोनों पक्षों को अलग करने का आदेश दिया था, लेकिन चीनी सैनिक और अन्य शांति रक्षक कभी अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकले। इसके बजाय वे कुछ ही मौकों पर जवाबी फायरिंग करते हुए अपनी पोस्ट छोड़ गए। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून भी जो हुआ उससे खुश नहीं थे और उन्होंने एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अव्यवस्थित नेतृत्व पर नागरिकों को भयानक हिंसा से बचाने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। यह पुष्टि की गई कि त्वरित प्रतिक्रिया बल के लिए कई अनुरोध किए गए, परंतु प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र मिशन दल ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। 1-200 संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का युद्ध के दौरान पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। उनकी जगह खुद को रखने पर उनका बेस न छोड़ना समझ में आता है। उनके पास थोड़ी सी सफेद बख्तरबंद गाड़ियां और हल्के हथियार ही थे। मोर्टार, टैंक और फाइटर जेट्स वाली सेनाओं के सामने यह कुछ भी नहीं है। साथ ही अगर आपको 2 पक्षों को अलग करना पड़े जब वे एक दूसरे से लड़ रहे हों तो यह बेहद मुश्किल होता है और संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को भी बल प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। शांति सैनिक सिर्फ आत्मरक्षा या नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही बल का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी केवल अति आवश्यक स्थिति में। अंततः यह परिस्थिति शांति सैनिकों के लिए अत्यंत जटिल साबित हुई। विफलता का एक अन्य कारण संयुक्त राष्ट्र सेना की एकीकृत कमान का अभाव था। चीनी, इथियोपियाई, नेपाली और भारतीय सैनिकों से परस्पर विरोधी आदेश आ रहे थे। चीनी सैनिकों ने विदेशी कमांडरों के आदेश नकारे क्योंकि उन्हें ऐसे प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और यह अकेली समस्या नहीं थी। चीनी शांति रक्षक संघर्ष के नियम नहीं समझ पा रहे थे और अपने कमांडरों से बार बार पूछ रहे थे कि किस पर गोली चलाने की अनुमति है। इससे सिर्फ अफरा तफरी और भ्रम बढ़ा। पर अगर शांति रक्षक मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते तो शांति मिशनों का क्या मतलब है? उनका मुख्य लक्ष्य नागरिकों को हिंसा से बचाना था, परंतु जुबा की लड़ाई में सैकड़ों नागरिकों की मृत्यु के कारण वे असफल रहे। चीन इन आरोपों का खंडन करता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने नागरिक रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण अटकलें बताया। उन्होंने दावा किया कि चीनी शांति सैनिक अपनी पोस्ट पर डटे रहे, तेजी से अतिरिक्त बल लाए और घायल सैनिकों को बचाते हुए यूएन मिशन के आदेश को लागू करते रहे। संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच ने इस तर्क को खारिज कर दिया। फिर भी चीन का तर्क है कि परिधि के बाहर लोगों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी नहीं थी और दोनों पक्षों को अलग करने का आदेश अव्यावहारिक था। लड़ाई के बाद बड़ा असर नहीं पड़ा, पर चीन ने दक्षिण सूडान से 2 चीनी शांति रक्षकों की हत्या के दोषियों को सजा देने की मांग की थी। जुबा में चीनी शांति रक्षा अभियान जारी रहा। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए सदमे में होने के कारण सैनिकों को बदलना पड़ा। गश्त के दौरान वे बख्तरबंद वाहनों से बाहर नहीं निकलते और केवल खिड़कियों से झांकते थे।
चीन प्रतिवर्ष एक नया बटालियन भेजता है और दिसंबर 2024 में जुबा में 11वां शांति रक्षक बटालियन का स्वागत किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नए चीनी शांति रक्षक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शी जिनपिंग ने 2017 में जुबा आपदा के बाद चीनी सेना का व्यापक पुनर्गठन करवाया था, जिससे लगता है कि उन्होंने पिछली गलतियों से सबक लिया है। इस मिशन से चीन को सीखने और सुधारने का अवसर मिला, अतः यह पूर्णतः असफल नहीं था। इसलिए चीन ने जुबा की आपदा के बाद भी संयुक्त राष्ट्र के नए शांति मिशनों में भागीदारी जारी रखी। 2015 से चीन ने 24 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 50,000 से ज्यादा सैनिक भेजे, जिससे वह ब्लू हेलमेट्स का 9वां सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। कुल मिलाकर इन मिशनों के दौरान 16 चीनी शांति सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जो दूसरों की सेवा और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। चीन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा फंड देने वाला देश बन गया है। यह विश्व के सर्वाधिक संवेदनशील देशों में स्थिरता बनाए रखने में अत्यंत सहायक है। हालांकि जैसा लोग कह रहे हैं, यह चीन के विदेशों में प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्यों को भी पूरा करता है। दक्षिण सूडान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस देश के पास लगभग 4 अरब बैरल तेल का सिद्ध भंडार है। सूडान स्थित डार पेट्रोलियम कंपनी प्रतिदिन 90,000 बैरल तेल का उत्पादन कर रही है। चीन इस कंपनी में 41% हिस्सेदारी का मालिक है, ताकि चीनी बाजार के लिए तेल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। चीन ने दक्षिण सूडान में अपने तेल हितों की रक्षा के लिए शांति रक्षक भेजे। सूडान और दक्षिण सूडान में कुल मिलाकर 3 ट्रिलियन घन फीट अप्रयुक्त प्राकृतिक गैस है। अन्य प्राकृतिक संसाधनों में लौह अयस्क, तांबा, सोना और दुर्लभ पृथ्वी धातुएं शामिल हैं। देश के अविकसित होने के कारण बुनियादी ढांचे में कई अवसर मौजूद हैं। चीन ने हाल ही में दक्षिण सूडान में क्लेमेंट म्बोरो ब्रिज नामक एक नई बुनियादी ढांचा परियोजना पूरी की है, लेकिन वह संदिग्ध सौदों के जरिए देश में और प्रभाव हासिल करने की कोशिश कर रहा है। चीन दक्षिण सूडान संघर्ष के दोनों पक्षों को हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, इसलिए चाहे कोई भी पक्ष जीते, वे चीन पर निर्भर रहते हैं। यह विडंबनापूर्ण है कि एक ही समय में हथियार बेचे जा रहे हैं और शांति स्थापना भी की जा रही है। यह दक्षिण सूडान में चीन की महत्वाकांक्षाओं, प्रभाव हासिल करना और युद्ध का अनुभव प्राप्त करना को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र इसे स्वाभाविक मानता है कि देश हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। आखिरकार चीन का योगदान संगठन के लिए अब भी कुल मिलाकर सकारात्मक ही है। चीन की युद्ध अनुभव की मूल समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में नहीं है। चीनी शांति सैनिक सैन्य ठिकानों के संचालन और खतरों से निपटने के बारे में सीख सकते हैं, परंतु संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन सीमित होते हैं। युबा पहला स्थान नहीं जहां संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन विफल हुआ हो। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक अक्सर बीच में फंसकर स्थानीय नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाए हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक 1985 में बोस्नियाई युद्ध के दौरान स्रेब्रेनिका नरसंहार था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह सबसे भयानक नरसंहार था, जिसमें बोस्नियाई सर्बों ने 8,000 से ज्यादा बोस्नियाक लोगों को मार डाला था। सबसे बुरी बात यह थी कि नागरिकों को लगा था कि वे नीदरलैंड्स के संयुक्त राष्ट्र बटालियनों द्वारा सुरक्षित हैं। तथा कथित डचबैट के पास केवल 370 शांति रक्षक थे जो हल्के हथियारों से लैस थे। बोस्नियाई सर्ब सेना के सामने वे टिक नहीं पाए। जब सर्ब स्थानीय लोगों का नरसंहार करना चाहते थे, डचबैट लाचार था। लेकिन इससे भी बुरी नाकामी 1 साल पहले रवांडा में हुई थी। 10 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक हस्तक्षेप करने में विफल रहे। कि रवांडा नरसंहार में 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक हस्तक्षेप करने में विफल रहे। देश भर में 3,000 से कम शांति सैनिक थे जो बेहद कम संसाधनों से सुसज्जित थे। संयुक्त राष्ट्र निरंतर अपने मिशनों को उन्नत करने का प्रयास कर रहा है, परंतु मौलिक समस्या अब भी विद्यमान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघर्ष समाधान के लिए कई नियम रखता है। इसलिए शांति सैनिकों के लिए सख्त नियम हैं और उनके पास कम घातक हथियार होते हैं। सैद्धांतिक रूप से यह अच्छा लगता है, परंतु इसका अर्थ है कि कई मिशन विफल होने के लिए ही निर्मित हैं। संयुक्त राष्ट्र के मिशनों के पास युद्ध में आवश्यक घातक शक्ति और उन्नत उपकरण जैसे टैंक, लड़ाकू विमान और तोपखाने का अभाव होता है। यह बजट सीमाओं और देशों द्वारा सैन्य उपकरणों
को जोखिम में डालने की अनिच्छा से भी जुड़ा है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो एक जुबा 2.0 जैसी स्थिति हो सकती है, जहां शांति रक्षक पंगु हो जाते हैं और लड़ाई में शामिल नहीं हो पाते। चीन को युद्ध का अनुभव प्राप्त करने के लिए नई रणनीति खोजनी पड़ सकती है। एक विकल्प है कि संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर देशों की सीधे शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद की जाए। इससे कई लाभ हैं, विशेषकर यदि आप सैनिकों को जटिल नियमों के बिना प्रशिक्षित करना चाहते हैं। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इससे दूसरे देशों को शक होने लगता है। अमेरिका की छवि विदेशी युद्धों में हस्तक्षेप करने की है, लेकिन वह नहीं चाहता कि चीन भी ऐसा ही करे। मेजबान देश चीनी सैनिकों को अपने संघर्ष में शामिल करने पर आपत्ति जता सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नीले हेलमेट्स को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है और अमेरिकी या यूरोपीय शांति सैनिकों को बुलाने के फायदे भी हैं। लेकिन चीन बेताबी से चाहता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया भर में अपने ठिकाने बनाए, और जिबूती पहला देश है जहां चीन इसमें सफल हुआ है। 2017 में चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा खोला, जो चीनी नौसेना द्वारा संचालित है। यह कथित रूप से समुद्री डकैती रोधी, निकासी अभियान, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी कार्यों हेतु है। लेकिन इसका इस्तेमाल वैश्विक शक्ति प्रदर्शन के लिए भी होता है, क्योंकि जिबूती रणनीतिक रूप से बाब अल मंदेब जल मरुमध्य के पास है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जल मार्गों में एक है। यह जगह थोड़ी अजीब है क्योंकि कुछ मील दूर अमेरिकियों का कैंप लेमोनियर बेस भी है। वॉशिंगटन को जिबूती द्वारा 2017 में चीनियों को आमंत्रित करना पसंद नहीं आया, जो समझ में आता है। अमेरिका और चीन लगातार एक दूसरे के बेस पर जासूसी कर रहे हैं। चीन इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका के रेड सी में हूथियों के साथ के व्यवहार का अध्ययन करने और अमेरिकी सैन्य रणनीतियों को समझने के लिए करता है। भविष्य में चीन के वैश्विक सैन्य प्रभाव को बढ़ाने की कोशिशों से ऐसी और भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। चीन युद्ध का अनुभव प्राप्त करने या उसकी जगह लेने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभ्यास करता है। 2009 में पीएलए ने पहली बार 50,000 सैनिकों के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का परीक्षण करने के लिए एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। वे शंघाई सहयोग संगठन के तहत रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ नियमित प्रशिक्षण करते हैं। रूस के पास चीन की तुलना में अधिक युद्ध अनुभव है, क्योंकि वह सोवियत विरासत को जारी रखे हुए है। 1990 से वे चेचन्या, जॉर्जिया, सीरिया और 2014 से यूक्रेन में भी लड़े हैं। रूस के अनेक भाड़े के सैनिक माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे अफ्रीकी राष्ट्रों में भी युद्ध कर रहे हैं। पीएलए को रूसी समकक्ष से बहुत कुछ सीखना है। 2018 में रूस ने शीत युद्ध के बाद साइबेरिया में अपना सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जिसमें चीन को भी आमंत्रित किया गया था। पीएलए ने टैंकों और विमानों के साथ 3500 सैनिक भेजे थे। यह सफल रहा क्योंकि बाद में चीन ने 2019 और 2021 में रूस के नए सैन्य अभ्यासों में भी भाग लिया। 2019 से चीन रूस और ईरान के साथ वार्षिक नौसैनिक अभ्यास कर रहा है, ताकि नौसैनिक युद्ध का अभ्यास और सिस्टम्स की स्ट्रेस टेस्टिंग की जा सके। चीन के सबसे कुख्यात सैन्य अभ्यास ताइवान के आसपास ही होते हैं। हाल के वर्षों में चीन के नौसैनिक नाकाबंदी, हवाई और समुद्री हमलों के अभ्यास बढ़े हैं। इसका उद्देश्य चीनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना है, ताकि वे अंततः द्वीप पर नियंत्रण कर सकें। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि केवल सैन्य अभ्यासों से पीएलए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या नहीं। दक्षिण सूडान में चीन की पहली युद्ध आपदा से पता चला कि पीएलए अभी युद्ध की अनिश्चित और अराजक स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है। यदि ऐसा दक्षिण सूडान में एक छोटी कार्रवाई में होता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं लगती, परंतु जर चीन युद्ध की स्थिति में वही गलतियां दोहराता है तो परिणाम भयावह होंगे। धन्यवाद।